ये माइकल एडी एडवर्ड की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जिनका बचपन से सिर्फ एक ही सपना था कि वो ओलंपिक का हिस्सा बनकर एक ओलंपियन बने। लेकिन इस दुनिया के हर एक इंसान को, यहाँ तक कि उनके पिता को भी पूरा यकीन था कि वो ऐसा नहीं कर सकते। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एडी द ईगल। ये कहानी शुरू होती है सन 1973 में, जहां पर 10 साल के एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम माइकल एडवर्ड होता है। माइकल एक रात को घर से निकल रहा होता है, तभी उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं रोम जा रहा हूँ, जहाँ पर ओलंपिक है, मैं ओलंपिक में हिस्सा लूंगा। मैंने 58 सेकंड्स तक सांस रोकने का रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल ये बच्चा एक ओलंपियन बनना चाहता है। इसकी जिंदगी का एक सपना है कि किसी भी तरह से ओलंपिक में हिस्सा ले, और ऐसा माइकल पहली बार नहीं कर रहा, बल्कि वो इसी तरह से कई बार ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए घर से निकल चुका है। लेकिन हर बार उसके डैड उसे वापस ले आते हैं। माइकल इतना दृढ़ निश्चयी होता है कि वो ओलंपिक में होने वाली हर एक गेम को प्रैक्टिस करता है, जिसमें उसे कई बार चोट लगती है, वो कई बार गिरता है, लेकिन इससे माइकल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और एक दिन उसके डैड को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी फालतू की चीज को छोड़ना होगा, तुम कभी एक ओलंपियन नहीं बन सकते, और कल से तुम मेरे साथ काम पर चलोगे। माइकल अगले दिन अपने डैड के साथ काम पर जाता है, और तभी वो देखता है कि वहां पर कुछ लोग स्कीइंग कर रहे होते हैं। और माइकल अपने डैड से कहता है कि आपने सही कहा था, मैं कभी भी ओलंपिक्स में नहीं जा सकता, अब मैं विंटर ओलंपिक्स में जाऊंगा। और इसके बाद वो भी स्कीइंग करना शुरू करता है, और इस गेम में उसे कामयाबी मिलती है, वो कई पुरस्कार जीतता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, और वक्त आता है सन 1987 का। माइकल आज पूरा 24 साल का हो चुका है, और जब ब्रिटिश ओलंपिक अथॉरिटी ओलंपिक्स के लिए स्की टीम को सिलेक्ट कर रही होती है, तो इसमें माइकल एडवर्ड को सिलेक्ट नहीं किया जाता। हालांकि जितने टैलेंटेड दूसरे स्की प्लेयर्स होते हैं, उतना माइकल एडवर्ड भी होता है, लेकिन उसका बिहेवियर दूसरों की तरह नहीं होता। वो एक गरीब तबके का है, वो दूसरों की तरह शिष्ट और पढ़ा लिखा नहीं लगता, इसीलिए उसे ओलंपिक के ट्रायल में भी नहीं रखा जाता। और ओलंपिक कमेटी का जो सीनियर होता है, वो माइकल एडवर्ड को कहता है कि तुम चाहकर भी कभी ओलंपियन नहीं बन सकते। इस बात से उसे बहुत दुख होता है, वो पूरी तरह से हताश हो जाता है, और अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर देता है। उसके पिता एक मजदूर हैं, वो घर बनाते हैं, और वो भी अपने पिता के साथ काम पर जाता है। उसके पिता उसे बोलते हैं कि ये सब अमीरों के शौक है, तुम्हें सब कुछ छोड़कर कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे तुम्हें 2 पैसे मिले। माइकल को अपने पिता की बात समझ में आ जाती है, और वो फैसला करता है कि वो स्कीइंग हमेशा के लिए छोड़ देगा। लेकिन तभी वो टीवी में देखता है कि स्की जंपिंग का मैच चल रहा होता है, और ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो ब्रिटिश ओलंपिक एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स लंदन जाता है। वहां पे उसे पता चलता है कि ब्रिटेन की आखिरी स्की जंपिंग की जो टीम थी, वो सन 1929 में थी। इसके बाद कभी कोई टीम नहीं बनी, और ना ही अब कोई ऐसा प्लेयर है जो स्की जंपिंग करता है। इस बात से माइकल एडवर्ड को बहुत खुशी होती है, और वो ये तय करता है कि वो स्की जंपिंग सीखेगा। लेकिन स्की जंपिंग सीखने के लिए उसे जर्मनी जाना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्की जंपिंग ट्रेनिंग कैंप जर्मनी में है। हालांकि उसके डैड उसे जर्मनी जाने से, स्की जंपिंग करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें प्लास्टर का काम सिखा रहा हूं। लेकिन माइकल एडवर्ड अब प्लास्टर का काम नहीं सीखना चाहता, बल्कि वो अब एक स्की जंपर बनना चाहता है, इसीलिए वो जर्मनी आ जाता है। लेकिन उसके पास रहने के लिए, सोने के लिए कोई भी जगह नहीं होती, इसीलिए वो एक बार में जाता है, और सबके जाने के बाद वो उस बार के स्टोर रूम में सो जाता है। और अगले सुबह जब इस बार की ओनर आती है, तो वो देखती है कि वहां पर माइकल एडवर्ड सो रहा है। माइकल बताता है कि वो एक स्की जंपर बनना चाहता है, उसके पास रहने के लिए, सोने के लिए कोई भी जगह नहीं है। बार की ओनर उसके साथ फ्लर्टिंग करती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर सो सकते हो, लेकिन काम में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, और वो इस बात के लिए मान जाता है। अब माइकल एडवर्ड प्रैक्टिस के लिए जाता है, और सबसे पहले वो 15 मीटर की जंप ट्राई करता है, जिसे वो आराम से कंप्लीट कर लेता है। माइकल को इससे बहुत खुशी होती है। वो कहता है कि गेम बहुत आसान है, अब मैं 40 मीटर से जंप करूंगा। और जब वो 40 मीटर से जंप करता है, तो बहुत बुरी तरह से गिरता है। हालांकि वो कई बार ट्राई करता है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। ये इतना आसान नहीं होता, उसे नहीं पता कि कैसे लैंडिंग करनी है, इसीलिए उसे काफी चोट भी लगती है। और वो समझ जाता है कि उसे गाइडेंस की, एक कोच की जरूरत है, इसीलिए वो एक कोच के पास जाता है, और वो उनसे पूछता है कि मुझे लैंडिंग करने में प्रॉब्लम है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लैंडिंग कैसे की जाती है। वो कोच माइकल एडवर्ड से पूछता है कि तुम स्की जंपिंग कब से कर रहे हो। माइकल एडवर्ड कहता है कि कल से। इस बात पर वहां पर सभी लोग हंसते हैं। वो कहते हैं कि स्की जंपिंग बच्चे 6 साल की उम्र में शुरू करते हैं, तुमने बहुत देर कर दी, और वो इसकी मदद नहीं करते। एडवर्ड एक बार फिर से 40 मीटर से ट्राई करता है, और वो फिर कई बार बहुत बुरी तरह से गिरता है। और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो यहाँ पर काम करता है, जो बर्फ को लेवल करता है, और वो माइकल एडवर्ड को कहता है कि तुम ये सब भूल जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और 70 मीटर से तो ट्राई भी मत करना, नहीं तो मुझे तुम्हारी हड्डियां उठाकर फेंकनी होंगी। इस आदमी का नाम ब्रॉन्सन पेरी होता है।
अब माइकल जब बार में जाता है तो बार की ओनर माइकल को एक मैगजीन दिखाती है जिसमें ब्रॉन्सन की भी फोटो होती है और माइकल को पता चलता है कि अपने जमाने में वो एक बहुत अच्छा स्की जंपर था, लेकिन अपने टेम्परामेंट की वजह से, शराब की बुरी आदत की वजह से उसे टीम से निकाल दिया गया था। और अब जब माइकल को पता चल जाता है कि ब्रॉन्सन अपने वक्त का एक चैंपियन था तो वो उसके पास जाता है। वो कहता है कि आप मुझे ट्रेन करो, आप मेरे कोच बन जाओ, लेकिन ब्रॉन्सन उसे साफ साफ मना कर देता है। पर जब ब्रॉन्सन उस बार में आता है जिसमें माइकल एडवर्ड काम करता है तो वो एक बार फिर से ब्रॉन्सन से रिक्वेस्ट करता है। ब्रॉन्सन उसे फिर से मना कर देता है। यहाँ पर कुछ और स्की जंपर्स भी होते हैं जो यहाँ पर ब्रॉन्सन का और माइकल एडवर्ड दोनों का मजाक उड़ाते हैं। सब ब्रॉन्सन को यहाँ पर शराबी कहते हैं। और जब ब्रॉन्सन उन स्की जंपर से लड़ने के लिए जाता है तो उनका कोच आ जाता है और वो ब्रॉन्सन को एक पंच मारता है। ब्रॉन्सन बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके सामने माइकल बैठा होता है। माइकल कहता है कि उन्होंने तुम्हारी धुलाई की। इसके बाद ब्रॉन्सन माइकल को एक जगह ले जाता है और उसे स्की जंपिंग के बारे में बहुत सारी बातें बताता है और साथ ही साथ उसे ये भी बताता है कि लैंडिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे टेक ऑफ करना चाहिए। और उसकी टिप से अब माइकल 40 मीटर से जंप लगाता है और वो बहुत सक्सेसफुली लैंड करता है, यानी कि 40 मीटर की जो हाइट है वो उसने कंप्लीट कर ली। और अब वो 70 मीटर से जंप करना चाहता है, इसीलिए अगली सुबह वो ब्रॉन्सन के पास जाता है। ब्रॉन्सन को बताता है कि मैंने 40 मीटर की जंप को कंप्लीट कर लिया। ब्रॉन्सन कहता है तो मैं क्या करूं? माइकल एडवर्ड से कहता है कि मैं ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहता हूं। ये बात सुनकर ब्रॉन्सन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी स्पोर्ट्स की वो हिस्ट्री तो देखेंगे। माइकल कहता है कि इसी बात का मुझे फायदा है। ओलंपिक कमेटी ने पिछले 52 साल से अपने रूल्स नहीं बदले, बस मुझे वहां पर क्वालिफाई करना होगा। ब्रॉन्सन उसे कहता है कि ओलंपिक की सबसे छोटी जंप 70 मीटर की होती है और अगर तुमने ट्राई भी किया तो तुम्हारी सारी हड्डियां टूट जाएंगी। माइकल कहता है कि तुम मुझे परमिशन दो और मैं 70 मीटर की जंप करूंगा। ब्रॉन्सन कहता है कि हाँ तुम कर सकते हो। दरअसल ब्रॉन्सन को पूरा विश्वास है कि माइकल एडवर्ड 70 मीटर से नहीं कूदेगा, क्योंकि 70 मीटर की जंप करने के लिए लोगों को कम से कम 4 साल लगते हैं और माइकल एडवर्ड अभी 2-3 दिन से ही जंपिंग कर रहा है। लेकिन माइकल 70 मीटर की चढ़ाई पर चढ़ जाता है। वहां पर ब्रॉन्सन और बाकी के स्की जंपर्स भी आ जाते हैं और जब माइकल एडवर्ड 70 मीटर से नीचे देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जितना उसने सोचा था ये उससे कई ऊंचा होता है। लेकिन फिर भी वहां से जंप करता है और बहुत बुरी तरह से गिरता है। उसे इतनी चोटें आती हैं कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। ब्रॉन्सन वहां पर उससे मिलने जाता है। वहां पर एक किताब होती है जो ब्रॉन्सन के कोच ने लिखी थी और उसमें ब्रॉन्सन का भी जिक्र होता है। उसके कोच ने लिखा होता है कि ब्रॉन्सन आज तक का मेरा सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट था, उससे मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सबसे ज्यादा निराश मैं उसी से हुआ। उसे एक बहुत बड़ा चैंपियन होना चाहिए था, लेकिन वो ये बात कभी समझ नहीं पाया कि एक चैंपियन बनने के लिए सिर्फ एक अच्छा एथलीट होना जरूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए कभी हार न मानने का जज्बा भी होना चाहिए। और ब्रॉन्सन को एहसास होता है कि ये जज्बा माइकल एडवर्ड के अंदर है और जब वो होश में आ जाता है तो वो उसके पास जाता है और वो उसे कहता है कि अगले महीने गार्मिश सीनियर्स टूर्नामेंट है और तुम इसमें हिस्सा लोगे। हालांकि मैं तुम्हारा कोच नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें लैंड करना सिखाऊंगा। और उसके ठीक होने के बाद ब्रॉन्सन उसे जंपिंग की सारी टेक्निक्स बताता है। वो उसे बताता है कि जंप करने के बाद किस तरह से फील किया जाता है, किस तरह से बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है। और अब वो दिन आ जाता है जब उसे गार्मिश कॉन्टेस्ट में अपना जंप करना है और अगर उसने ये जंप सक्सेसफुली कर लिया तो वो विंटर ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर जाएगा। वो 34 मीटर से जंप करता है और बहुत सक्सेसफुली वो लैंड कर जाता है और ऐसा करने वाला वो पहला ब्रिटिशर है जिसने इतनी ऊंचाई से सक्सेसफुली लैंड किया है, यानी कि उसने अब ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया। उसकी फोटो अखबार में भी छपती है, लेकिन उसे ब्रिटिश ओलंपिक कमेटी अपने पास बुलाती है और वो उसे कहते हैं कि हम किसी भी नौसिखिए को ओलंपिक में नहीं भेज सकते और अगर तुम्हें ओलंपिक में जाना है तो तुम्हें 61 मीटर की सक्सेसफुली लैंडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि उसे 61 मीटर से जंप करना होगा। और इस जंप को पूरा करने के लिए उसे यूरोपियन सर्किट जाना होगा, जिसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। वो अपने मॉम डैड को ये बात बताता है। हालांकि हमेशा उसकी मॉम उसका साथ देती है, लेकिन उसके डैड नहीं चाहते कि वो ऐसा करे और साथ ही साथ उसके डैड को उस पर विश्वास भी नहीं होता। वो कहते हैं कि एक दिन तुम इस दरवाजे से व्हील चेयर पर आओगे, सब कुछ भूल जाओ और मेरे साथ प्लास्टर का काम करो। लेकिन माइकल एडवर्ड की मॉम उसे उसके डैड ने जो गाड़ी के पैसे जमा किए थे वो सारे पैसे दे देती है और साथ ही साथ उसके डैड की गाड़ी भी दे देती है और वो गाड़ी और पैसे लेकर माइकल एडवर्ड ब्रॉन्सन के पास पहुंच जाता है। ब्रॉन्सन उसे अब और भी ज्यादा प्रैक्टिस करवाता है, उसे नई नई टेक्निक्स बताता है और तैयारी पूरी हो जाने के बाद ये यूरोपियन सर्किट
के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पर माइकल एडवर्ड सबसे पहले 43 मीटर की जंप को सक्सेसफुली अंजाम देता है और इसके बाद 49 मीटर की जंप को। लेकिन ब्रॉन्सन जानता है कि अभी भी उसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, इसीलिए वो साथ साथ उसे प्रैक्टिस और नई नई टेक्निक्स भी बता रहा होता है। और अब माइकल एडवर्ड 61 मीटर की जंप को ट्राई करता है और वो उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेता है। इससे ब्रॉन्सन को बहुत खुशी होती है क्योंकि अगले दिन टूर्नामेंट में उसे 61 मीटर की जंप को पूरा करना होगा। और अगले दिन जब वो टूर्नामेंट में 61 मीटर की जंप के लिए टेक ऑफ करता है तो बहुत बेहतरीन तरीके से करता है, लेकिन जब वो लैंडिंग करता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है, इसीलिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। हालांकि माइकल एडवर्ड वहां की कमेटी से रिक्वेस्ट करता है कि वो दोबारा जंप करना चाहता है, लेकिन ये उनके रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए उसे दोबारा जंप नहीं करने दिया जाता। और इस बात से वो पूरी तरह से हताश हो जाता है। वो अपने घर पर फोन करता है और अपनी मॉम को कहता है कि मैं वापस आ रहा हूँ, मेरी वजह से आपके सारे पैसे खत्म हो गए और मैं अब डैड के साथ प्लास्टर का काम करूंगा। उसके डैड कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ और अब दोबारा कभी स्की जंपिंग का नाम भी मत लेना। एडी कहता है कि मैं 1 हफ्ते बाद वापस आ जाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि एडी वापस अपने घर जाता उसे एक लेटर मिलता है और इस लेटर में लिखा होता है कि उसने 61 मीटर की जो जंप थी उसे सक्सेसफुली पूरा किया। दरअसल उन्होंने जो प्रैक्टिस वाली जंप थी जिसे एडी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था उसे रिकॉर्ड कर लिया होता है और अब एडी के पास लेटर है जिसमें उसने 61 मीटर्स की जंप को अच्छे से कंप्लीट किया है, इसीलिए ब्रिटिश ओलंपिक के रूल्स के हिसाब से वो ओलंपिक का हिस्सा बन सकता है। और माइकल एडवर्ड ये खुशखबरी ब्रॉन्सन को देता है, लेकिन ब्रॉन्सन नहीं चाहता कि वो अभी ओलंपिक्स के लिए जाए। वो उसे कहता है कि हमें 4 साल और मेहनत करनी चाहिए, मैं तुम्हें कोच करूंगा और जब तुम बहुत अच्छे स्की जंपर बन जाओगे तब हमें ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए ताकि तुम वहां पर मेडल जीत सको। हमें ओलंपिक में इसलिए नहीं जाना चाहिए कि तुम सिर्फ वहां पर हिस्सा बनकर रह जाओ। लेकिन माइकल एडवर्ड उसकी बात नहीं मानता और वो उसके ना कहने के बाद भी इंग्लैंड चला जाता है जहां पर इस साल ओलंपिक्स होने हैं। लेकिन उसके अपने साथ के खिलाड़ी और साथ ही साथ उनकी ओलंपिक कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो अभी भी एडवर्ड से खुश नहीं होते क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ तक पहुंचे और उसके साथ के खिलाड़ी जानबूझकर उसे शराब पिला देते हैं। वो कहते हैं कि ये एक अच्छा शगुन होता है जो हर एक खिलाड़ी को करना होता है। माइकल एडवर्ड शराब नहीं पीता लेकिन उनके कहने पर वो शराब पी लेता है जिससे उसे अगली सुबह हैंगओवर हो जाता है और वो सेरेमनी पर नहीं पहुंच पाता। इस बात से कमेटी के लोग बहुत गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि अब अगर तुमने ऐसी एक भी हरकत की तो अपना बोल या बिस्तरा वापस जाने के लिए बांध लेना। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि माइकल एडी एडवर्ड के खिलाफ हर कोई है। कोई नहीं चाहता कि वो ओलंपिक में हिस्सा ले, कोई नहीं चाहता कि वो जीते और ना ही किसी को उसके ऊपर विश्वास है। और अब माइकल एडवर्ड की जिंदगी का वो दिन आता है जब उसे ओलंपिक में 70 मीटर की जंप करनी है। और सन 1928 के बाद किसी भी ब्रिटिशर ने ओलंपिक में स्की जंपिंग नहीं करी और ना ही पहले खुद एडी एडवर्ड ने 70 मीटर की जंप की है, इसीलिए कमेंटेटर्स के पास उसके बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। और अब माइकल 70 मीटर की जंप करने के लिए स्लाइड करना शुरू करता है। उसने आज से पहले स्टेडियम में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा, साथ ही साथ टीवी पर उसे 200 करोड़ लोग देख रहे हैं। और माइकल जब जंप करता है तो वो ब्रॉन्सन की हर उस टेक्निक को इस्तेमाल करता है जो ब्रॉन्सन ने उसे सिखाई थी और वो 70 मीटर की जंप को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है क्योंकि आज से पहले किसी भी ब्रिटिशर ने इतनी ऊंची जंप नहीं करी। वो एक रिकॉर्ड होल्डर है। इस बात से माइकल एडी एडवर्ड बहुत खुश होता है और इस जंप के बाद उसे नाम दिया जाता है एडी द ईगल। हालांकि माइकल एडवर्ड के 70 मीटर की जंप में सबसे कम पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो खुश ऐसे होता है कि जैसे उसने किसी जंग को जीत लिया हो और उसे मीडिया भी बहुत कवरेज देती है। दरअसल वो सबका एंटरटेनमेंट कर रहा होता है। और जब वो अपने कोच ब्रॉन्सन को कॉल करता है तो ब्रॉन्सन कहता है कि तुमने मेरी बात को साबित कर दिया, तुम सिर्फ एक मजाक एंटरटेनमेंट बनकर रह गए हो और जैसे 90 मीटर की जंप शुरू होगी सब तुम्हें भूल जाएंगे, लोगों के जहन से तुम पूरी तरह से निकल जाओगे। ब्रॉन्सन की बात सुनने के बाद माइकल एडी एडवर्ड को यह एहसास होता है कि ब्रॉन्सन बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और वो कहता है कि मेरी बचकानी हरकतों के लिए मैं सबसे माफी मांगता हूँ और मैंने फैसला किया है कि मैं 90 मीटर की स्की जंपिंग में भी हिस्सा लूंगा। हालांकि मैं यहाँ पर सिर्फ 70 मीटर की जंपिंग के लिए आया था, लेकिन किसी ने मुझे कहा था कि ओलंपिक में तभी जाना जब तुम कुछ बड़ा करना चाहो। माइकल एडवर्ड को ये बात उसके कोच ब्रॉन्सन ने कही थी और जब ब्रॉन्सन टीवी पर उसका ये इंटरव्यू देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो खुद भी माइकल एडवर्ड के पास आ जाता है। हालांकि माइकल ने बोल तो दिया होता है कि वो 90 मीटर की जंप करेगा, लेकिन उसे अपने ऊपर डाउट होता है।
ब्रॉन्सन कहता है कि ये सिर्फ एक जंप है, जितना साहस और करेज तुम्हारे अंदर है यहाँ पर किसी भी एथलीट के अंदर नहीं है, और ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास पल है। ये जंप 70 मीटर की तरह होगी, बस इसमें तुम ज्यादा तेज जाओगे और ज्यादा दूर तक जाओगे। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। और अब वो पल आता है जब माइकल एडी एडवर्ड को, जिसे अब ईगल भी कहा जाता है, उसे 90 मीटर की जंप करनी है। और ये सिर्फ माइकल की काबिलियत का सवाल नहीं है, बल्कि उसके कोच ब्रॉन्सन के ऊपर भी एक सवाल है, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा स्की जंपर था। ब्रॉन्सन का जो पुराना कोच था जिसने किताब लिखी थी, वो अपने इंटरव्यू में कहता है कि ब्रॉन्सन से बेहतरीन स्की जंपर कोई नहीं था, लेकिन उसमें तहजीब नहीं थी, उसका रवैया खराब था, उसके अंदर अनुशासन नहीं था। उसने स्की जंपर के तौर पर इस गेम का अपमान किया है और वो कोच के तौर पर भी ऐसे ही करेगा। और अब माइकल एडी एडवर्ड अपनी 90 मीटर की जंप करता है, और जब वो हवा में होता है तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर एडी वहां से गिरा तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन एडी लैंड कर जाता है, उसकी लैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती और वो पीठ के बल गिर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से गिरता वो अपने आप को संभाल लेता है और इस तरह से वो 90 मीटर की जंप को कंप्लीट कर लेता है। और ये एक नया ब्रिटिश रिकॉर्ड होता है जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं बनाया। हालांकि 90 मीटर में भी उसका स्कोर सबसे कम होता है, लेकिन माइकल एडी एडवर्ड, जिसे अब लोग ईगल भी कहते हैं, वो सिर्फ पिछले 1 साल से स्की जंपिंग कर रहा है और सब जानते हैं कि जो उसने किया है वो लगभग नामुमकिन है। अब एडी और ब्रॉन्सन जब चेंजिंग रूम में होते हैं तब वहां पर ब्रॉन्सन का पुराना कोच आता है और वो ब्रॉन्सन को कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत था, और वो उससे गले लगता है। और अंत में ये दिखाया जाता है कि जब ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी होती है तो वहां पर ओलंपिक कमेटी का जो प्रेसिडेंट होता है वो भी माइकल एडी एडवर्ड को ईगल के नाम से संबोधित करता है। और जब माइकल और ब्रॉन्सन वापस अपने देश आते हैं, यानी कि दोनों इंग्लैंड आते हैं, तो इन दोनों का एक हीरो की तरह स्वागत किया जाता है और ओलंपिक कमेटी भी अब माइकल एडी एडवर्ड को एक्सेप्ट कर लेती है। और इस तरह से माइकल, जो बचपन से ओलंपिक के सपने देखता था, आज उसने अपने सपनों को अचीव कर लिया है। और माइकल के डैड, जो कभी नहीं चाहते थे कि वो ओलंपिक के सपने देखे, वो कहते कि आज मुझे तुम पर गर्व है। और हमें बताया जाता है कि जीवन में जीत नहीं बल्कि संघर्ष मान्य रखता है। और इसी संदेश के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.4। इस फिल्म का बजट था $23 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $47 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।